नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। मुंबई में आज कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कुल 20,181 नए मामले हैं। 24 घंटे में कोरोना से 4 लोगों की मुंबई में मौत भी हुई है। ज्यादा जानकारी सुनील सिंह से। मुंबई में कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल जारी है। आज तो आंकड़ा 20,000 पार कर गया, यानी कि कल की तुलना में तकरीबन 5,000 ज़्यादा केसेस आए हैं। आज मुंबई में 20,181 नए मरीज आए हैं। हालांकि राहत की बात सिर्फ इतनी है कि इसमें से सिर्फ 1170 को अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा है और 106 लोगों को ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। लेकिन जिस तरह से आंकड़ों में उछाल आया है और डबलिंग रेट घटा है, वो बहुत ही चिंताजनक है। मुंबई में 4 लोगों की मौत भी हुई है और डबलिंग रेट जो है वो 70 दिन पर आ गया है। राज्य में भी जो आंकड़ा है वो 36,265 तक पहुंच गया है, यानी कि जो संक्रमण की गति है वो लगातार तेजी से बढ़ रही है इस तीसरी लहर में। इसी सब की गंभीरता को देखते हुए खुद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने आज स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और बाकी सरकारी अधिकारियों के साथ मीटिंग ली और कोरोना के संक्रमण की बढ़ती तेजी और उसके नियोजन का जायजा भी लिया। इस दौरान हालांकि कोई फैसला नहीं लिया गया, लेकिन इतना जरूर कहा गया कि जो भी प्रतिबंध हैं उन्हें कड़ाई से लागू किया जाए। दूसरी तरफ बीएमसी ने, जिसने कि अपने कोविड जंबो सेंटर्स तैयार कर रखे हैं और उनमें अभी बहुत संख्या बाकी है जिन पर मरीजों को भर्ती किया जा सकता है, जिसमें से भी तकरीबन 37,000 जो बेड की संख्या है उसमें से सिर्फ 6,000 के करीब मरीज एडमिट है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से उछाल आया उसको देखते हुए बीएमसी ने अब निजी अस्पतालों को भी आदेश दिया है, खास करके बीएमसी आयुक्त IAS चहल ने, कि निजी अस्पताल जो हैं अपने अस्पतालों के कोविड बेड को तैयार करें, जैसा कि उन्होंने पिछले लहर में किया था। और जो अब एडमिशन होगा खास करके 10 जनवरी के बाद वो वॉर रूम के जरिए ही होगा। और ये ध्यान रखें कि कोई भी असिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण के मरीज को एडमिट न किया जाए, यानी कि 2-4-5 दिन में अगर संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है तो जरूरत पड़ सकती है कि अस्पतालों में लोगों को जगह अगर न मिले तो एक दिक्कत पैदा हो सकती है। इसीलिए अभी से बीएमसी अब कोविड मरीजों को लेकर निजी अस्पतालों में का एडमिशन का जो नियंत्रण है वो अब अपने हाथ में लेने की शुरुआत कर चुकी है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। तो ये कहानी सिर्फ मुंबई की नहीं है, दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज है। वायरस काफी ज्यादा तेजी से फैल रहा है और लगभग बेकाबू है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 6 लोगों की मौत भी हुई है। 8 मई के बाद से एक दिन में ये सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, यानी कि 15,000 मामले एक दिन में। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर भी 15% के पार है। ये एक्सपेक्टेड था कि ये बहुत तेजी से ही ये केस बढ़ेंगे और अभी तक ये भी कहा जा रहा था कि केसेस जो हैं ये माइल्ड हैं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब चिंता करने की जो है ज़रूरत दिखने लग गई है, चिंता करने का कारण दिखने लग गया है। वो ये है कि आज दिल्ली के अंदर जो मौत के आंकड़े आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हुई है। ये केवल आज का नहीं है, कल का भी अगर हम देखें तो पिछले कल जो डेटा रिपोर्ट हुआ था उसमें 8 लोगों की मौत जो है कल रिपोर्ट हुई थी। अभी तक जो ट्रेंड चल रहा था और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं लग रही थी वो ये था कि रोज़ाना कोई एक मौत रिपोर्ट हो रही थी या वो भी रिपोर्ट नहीं हो रही थी। तो ये ऐसा लग रहा था कि अच्छी स्थिति है, क्योंकि अगर कोरोना हो भी जा रहा है और किसी की इससे स्थिति गंभीर नहीं हो रही और मौत नहीं हो रही तो ये एक कंफर्टेबल सिचुएशन कही जा सकती थी। लेकिन अब जो है जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ये जो मौत के जो आंकड़े हैं ये भी जो हैं बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ा सा और अगर हम इस डेटा को देखें तो इसमें दिखाई दे रहा है कि अकेले इसी साल के अंदर अभी तक 41,000 से ज़्यादा, केवल 6 दिनों के अंदर ही 41,000 से ज़्यादा नए मामले जो हैं कोरोना के रिपोर्ट हो चुके हैं। तो इसलिए केवल ये कह देना कि ये बहुत घातक नहीं है, बहुत गंभीर नहीं कर रहा है, हो सकता है कि अभी जो हॉस्पिटलाइजेशन है उसमें ये डेटा ज़रूर बता रहा है कि बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन जिस तरीके के साथ में ये मामले बढ़ रहे हैं
उस तेजी के साथ में भले ही जो हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने की रफ्तार है, मरीजों के अस्पताल पहुंचने की रफ्तार है, वो जो है उतनी भले ही ना हो, दूसरी लहर के मुकाबले कम हो, लेकिन जो मौत के आंकड़े आ रहे हैं वो जरूर चिंता पैदा करते हैं। इसलिए इस लहर को या ओमिक्रॉन को या कोरोना को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। देश में 10 दिनों के दौरान कोरोना के रोजाना मामलों में 15 गुना की बढ़ोतरी हुई है और 2 हफ्ते पहले 10% से ज्यादा साप्ताहिक संक्रमण दर वाले जिलों की संख्या 2 थी, जो अब बढ़कर 41 हो गई है। वहीं एक्टिव मरीज 2,85,000 से ज्यादा हैं। रोज के आंकड़ों का ट्रेंड बता रहा है कि लगाए गए अनुमान से कहीं ज्यादा मामले तीसरी लहर में रिपोर्ट होने वाले हैं। आंकड़ों पर ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर दिखने लगा है। रोजाना के मामलों में बीते 16 दिनों में 18 गुना और 10 दिनों में 15 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 27 दिसंबर को देश में कोरोना के 6,398 मामले, 28 दिसंबर को 9,195, 29 दिसंबर को 13,154, 30 दिसंबर को 16,764, 31 दिसंबर को 22,775, इस साल 1 जनवरी को 27,553, 2 जनवरी को 33,750, 3 जनवरी को 37,379, 4 जनवरी को 58,097 और 5 जनवरी को 90,928 मामले रिपोर्ट हुए हैं। वहीं 17 राज्यों के 41 जिलों में वीकली पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। 2 हफ्ते पहले तक महज 2 जिलों में हाल था। इसमें पश्चिम बंगाल, मिजोरम के 7 जिले, महाराष्ट्र के 6 जिले और दिल्ली के 4 जिले शामिल हैं। हॉस्पिटलाइजेशन कम है, आप भी सुन रहे हैं कि माइल्ड डिजीज है, आपके जानने वालों को भी माइल्ड डिजीज की बातें हो रही होंगी, लेकिन जब बहुत ही मात्रा में केसेस आएंगे तो ये थोड़े होते होते भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। वहीं वैश्विक स्तर पर देखें तो जिस हिसाब से मामले रिपोर्ट हो रहे हैं उस हिसाब से अस्पताल में दाखिले नहीं हो रहे हैं। पिछले 7 दिनों में औसतन अमेरिका में 4 लाख मामले आए, दाखिला हुआ करीब 90,000 का। यूके में मामले 1,73,000 आए तो अस्पताल में दाखिला करीब 12,000 का। फ्रांस में पिछले 7 दिनों में औसतन 1,58,000 मामले आए पर दाखिला 19,000 का हुआ। डेनमार्क में करीब 21,000 रिपोर्ट हुए मामलों में अस्पताल में करीब 800 को भर्ती करने की जरूरत पड़ी। बात सिर्फ ओमिक्रॉन की नहीं, घातक डेल्टा की भी मौजूदगी है, तो ओमिक्रॉन को लेकर आश्वस्त रहना ठीक नहीं। हमारा व्यवहार अगर ठीक रहा तो वायरस का बदलता आकार प्रकार व्यवहार ज्यादा असरदार नहीं होगा। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं नीट और पीजी की, जिसे लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे डॉक्टर्स। रेजिडेंट डॉक्टर्स नीट पीजी काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ये फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि नीट पीजी में ईडब्ल्यूएस कोटे के 8 लाख सालाना के मानदंड पर काउंसलिंग शुरू होगी या नहीं। अदालत ने गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखते हुए टिप्पणी की है कि वो राष्ट्रहित में काउंसलिंग पर फैसला करना चाहती है। और पंजाब में कल प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई और इसके ऊपर ये एक गंभीर चिंता की बात है, पर जिस पर विवाद खड़ा हो गया है उस पर राजनीति होने लगी है और विवाद थम नहीं रहा। पीएम मोदी ने आज राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है और इस मसले पर राष्ट्रपति ने चिंता व्यक्त की। पंजाब सरकार ने जांच के लिए कमेटी भी बना दी है। ये कमेटी 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है और इस पर सुनवाई कल होगी। इस मसले पे एक तरफ बीजेपी, कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, दूसरी सुरक्षा जानकार इसे एक गंभीर मुद्दा मान रहे हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति ने बुधवार को प्रधानमंत्री की सुरक्षा की दरार को लेकर चिंता जताई है। ये सवाल बार बार उठ रहा है कि बठिंडा से फिरोजपुर जाते हुए प्रधानमंत्री का काफिला किन हालात में इस फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट रुका रहा। इसकी जांच के लिए 2 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है, लेकिन जानकार मानते हैं कि वहां प्रधानमंत्री की काफिला का रुकना एक संवेदनशील मसला है, इसलिए भी कि वहां से पाकिस्तानी सीमा
बहुत पास है। मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुआ है, जबकि बिल्कुल बॉर्डर के पास, वहां से लगभग ओनली 20 किलोमीटर बॉर्डर है, प्राइम मिनिस्टर को एक्सपोज करना, जहां पाकिस्तान कोई भी नुकसान पहुंचा सकता था प्रधानमंत्री जी को, और ये एक बहुत बड़ी गफलत है। मैं समझता हूं ये नहीं होना चाहिए था। जानकार मानते हैं कि इस मामले में एसपीजी और राज्य पुलिस दोनों की जवाबदेही बनती है, खुफिया विभाग की भी। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले जो जरूरी कवायद होती है वह आधी अधूरी रही। खराब मौसम की चेतावनी नजरअंदाज की गई। दौरे से पहले जो सुरक्षा ड्रिल होती है उसकी भी अनदेखी हुई। दौरे से पहले रास्ता साफ करने का काम नहीं हुआ। अचानक 125 किलोमीटर से ज्यादा के सड़क मार्ग से सफर का फैसला किसने और कब किया? केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस के बीच जरूरी तालमेल की कमी दिखी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अंतिम फैसला हालांकि एसपीजी का होता है। कॉन्टिजेंसी प्लानिंग भी एक चीज होती है। एसपीजी का एक अधिकारी वहीं पे रहता है जिसको पहले से मालूम था कि अगर वेदर खराब होगा तो ये रास्ता चुना जाएगा, और इसलिए उस रास्ते पे बेहतर व्यवस्था की जानी चाहिए था। और अगर मान लीजिए नहीं भी हुई तो वो जो उनकी स्पेशल टास्क फोर्स साथ में चलती है, जैसा राय साहब ने कहा था, उसको तत्काल उन प्रदर्शनकारियों को वहां से निकाल देना चाहिए था। लेकिन इस मामले में किसी अंतिम नतीजे पर पहुंचने से पहले जांच रिपोर्ट के नतीजे का इंतजार करना चाहिए। जितनी चिंता की बात प्रधानमंत्री की सुरक्षा में दरार है, उतनी ही चिंताजनक इस मामले में हो रही राजनीति है। इससे बचा जाना चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में पहले से भी बड़ी जीत मिलेगी। एनडीटीवी के संकेत उपाध्याय के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार से यूपी बदलेगा। अगर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का एक प्रयास हो, कम्युनल टेंशन क्रिएट करने का, तो उसमें एक्शन कितना जरूरी है, क्योंकि वही चीज उत्तराखंड में नहीं हुई है। कानून अपना काम करेगा, जो कानून में अधिकार है, जो अथॉरिटी है वो अपना काम करेंगे। हम सहिष्णु, सर्वधर्म के प्रति सम्मान रखें और हम लोग निश्चित रूप से किसी की भावना न दुखाएं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबको साथ लेकर, महिला हो, पुरुष हो, जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स, इसका विचार न करते हम सब एक है। हम मिलकर चलेंगे, साथ चलेंगे, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास। जैसे आपने महिला की बात की, आपने देखा होगा एक बुली बाई ऐप जो है, उसमें मुस्लिम महिलाओं को ऑक्शन करने का एक प्रक्रिया चल रही थी। अब उसमें अरेस्ट भी हो रहे हैं। आपको कितना जरूरी लगता है कि एक्शन होना चाहिए इन सब चीजों में, ताकि नफरत खत्म? समाज में कुछ छोटे मोटे लोगों ने कुछ गलत करने से उसको उस समाज के साथ जोड़ना भी उचित नहीं होता। जो गलत है वो गलत है, सही है वो सही है। कानून अपना काम करेगा, उसके ऊपर उचित कार्रवाई। But the allegation is that this is the hate atmosphere created by the lack of action of the ruling dispensation, जिसकी वजह से ये हुआ है। It is 100% wrong. We never support this such type of discrimination. Neither we support it, neither we recognize it, neither we respect it. We have a very clear thoughts. गडकरी जी, लास्ट का एक सवाल है। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में पिछली बार तो 300 पार हुआ था, इस बार आपका प्रेडिक्शन क्या है? पिछले साल जैसी जीत मिली थी उससे भी अच्छी जीत, मतलब 300 प्लस। हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और हम विजयी होंगे, यही मेरा विश्वास है। व्हाट इज योर रीडिंग ऑफ पंजाब? सर, अभी सभी जगह पार्टी हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम जीत के लिए लड़ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि हमको अच्छी सफलता मिलेगी। एंड आई हैव टू आस्क यू अबाउट गोवा। इट हैज अ स्पेशल कनेक्शन विद यू। परसों ही आया गोवा से। गोवा में भी हमारी जीत होगी, हमारी सरकार आएगी। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने बुली बाई ऐप बनाने वाले शख्स को असम से गिरफ्तार किया है। बुली बाई ऐप में मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड कर उनकी बोली लगाई जा रही थी और अभद्र टिप्पणियां की जा रही थीं। इस मामले में मुंबई पुलिस ने भी 3 आरोपियों को पहले से ही गिरफ्तार किया है। 21 साल के नीरज बिश्नोई को दिल्ली पुलिस ने असम के जोरहाट के उसके घर से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक यही वो शख्स है जिसने ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म गिटहब पर बुल्ली बाई ऐप बनाया।
और सिख बनकर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड कर उनकी बोली लगाई और अभद्र कमेंट्स किए। उसने बुल्ली बाई ऐप को लेकर एक ट्विटर हैंडल बनाया जिस पर लगातार पीड़ित महिलाओं के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही थी। नीरज बिश्नोई वो कैरेक्टर है जिसने बुलीबाई एप्लीकेशन गिटहब पे बनाई थी और इवन बुलीबाई अंडरस्कोर नाम का ट्विटर हैंडल भी बनाया था। इसके बाद इसने उसको प्रोपोगेशन के लिए सोशल मीडिया प्रोपोगेटर्स को दिया था, बट मास्टरमाइंड, क्रिएटर एंड उसकी एविडेंसेस उसके फोन से और उसके लैपटॉप से मिल चुकी है। पुलिस के मुताबिक नीरज के लैपटॉप और मोबाइल से पीड़ित महिलाओं के फोटो और कई और आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। पुलिस ने उसके लैपटॉप और मोबाइल को जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अभी तक की जांच से पता चला है कि नीरज किसी संगठन से नहीं जुड़ा हुआ था। उसके घर वालों के मुताबिक नीरज पढ़ने लिखने में तेज है। फिलहाल वो मध्य प्रदेश के सीहोर में एक कॉलेज में बीटेक सेकेंड ईयर का छात्र है। 11टा 11:30 11:15 टाइम देगी 11:35 रात करीब 11 सवा 11 बजे वो सीधे आए और उन्होंने कहा हम दिल्ली पुलिस से आए हैं, नीरज कहाँ रहता है। मैंने फाटक खोल दिया। नीरज तब सो रहा था। उसको कहा कि लैपटॉप लाओ। नीरज जोहराट सेंट मैरी स्कूल में पढ़ता है। मैट्रिक में 86% नंबर के साथ फर्स्ट आया था। इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद भी नीरज के अंदर एक समाज की महिलाओं को लेकर इतनी नफरत कैसे आई, इसे लेकर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बुल्ली बाई ऐप मामले में मुंबई पुलिस ने भी एक लड़की समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी बेंगलोर से, जबकि लड़की समेत 2 आरोपी उत्तराखंड से पकड़े गए थे। सूत्रों के मुताबिक नीरज के कहने पर ही बाकी आरोपी सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी के साथ नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और मुंबई में शुरू होने जा रही है पहली वाटर टैक्सी, जिसके जरिए दक्षिण मुंबई से नवी मुंबई, बेलापुर, JNPT और नेरुल का जो घंटों का सफर है वो मिनटों में तय हो सकेगा, और वो भी 200 से 750 रुपए में। इन्फिनिटी हार्बर सर्विसेज कंपनी का दावा है कि इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन करेंगे। ट्रैफिक जैम की वजह से सड़क का रास्ता दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में पानी के रास्ते, वातानुकूलित स्पीड बोट में तेज सफर एक अच्छा विकल्प बन सकता है। कंपनी का दावा है कि हार्बर टूरिज्म और रेगुलर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में कुछ इस तरह तालमेल बिठाने की कोशिश की गई है ताकि ये सेवा जारी रह सके। पूरी तरह से वातानुकूलित इस बोट की खासियत ये है कि ये हर मौसम में चल सकती है।